उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, तो एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज नर्वस सिस्टम, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मेनली तो हम इस लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, बट नर्वस सिस्टम इज मोर दैन दैट ऑफ अबाउट ब्रेन। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट ब्रेन। ब्रेन से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, यस, ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का। लेकिन तंत्रिका तंत्र का मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं होता है। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छा लेक्चर। यस, ब्रेन। सर आपके घर के बगल में कितना पूजा होता है? इतना होता है, देख पा रहे हो तुम, इतना सा होता है। हम्म? चलो भाई, तो गुड मॉर्निंग सभी को। उजाता सिमी अभी लाइफ आदि। सर चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। हाँ, हर हर महादेव। आज सोमवार है, शुरू करते हैं सोमवार के दिन नर्वस सिस्टम दैट इज तंत्रिका तंत्र। आज हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल। केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या आता है, तो पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल में क्या आता है। सेंट्रल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में आती है हमारी नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर से ऑब्जर्व करिए, ये आपका ब्रेन ग्लो किया और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके बाद जो ग्लो करेगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दैट इज जो आपकी ये नर्व्स है। ठीक है, जो आपकी नर्व्स, ये सेंट्रल हो गया। ठीक है, और ये जो नर्व्स जा रही हैं ये यहाँ तक, हाथ पैर हर जगह तक, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है बॉडी का, है ना, हमारा हंगर, थर्स्ट, थर्मो रेगुलेशन, सर्केडियन रिदम, और साथ ही साथ मेमोरी, इन सब चीज़ों को लेके ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज ब्रेन। इसको करने वाले हम लोग पहले। ठीक है, ब्रेन के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ब्रेन के बारे में जब मैं बोलता हूँ ब्रेन, तो ये जो आपको कलर्ड चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, पिंक और ब्लू, ये है हमारा ब्रेन, और ये ब्राउन भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो होता है, ठीक है, जो कलर्ड नहीं है, हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पेरिफेरी में, इसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कल। ठीक है, स्कल क्या चीज़ होती है, तो जो हमारा ब्रेन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं स्कल। ठीक है, ये जो हड्डी यहाँ पर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं स्कल। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ना, ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। चलिए, आई थिंक अभी आपको पूजा पाठ की आवाज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्कल, जो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब स्कल जो है, ऑब्वियसली बात है, बोनी स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारी बोन्स का बना होता है। तो इसमें दो तरह की बोन्स से हमारा बनता है स्कल। एक को तो बोलते हैं हम क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है ये जो ब्रेन का हिस्सा है यहाँ पे, और दूसरे होते हैं फेशियल, जो ये फेस में होती है। ठीक है, फेशियल, तो क्रेनियल बोन्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, 8, और 14 होती हैं फेशियल बोन्स, यानी टोटल मिला के कितनी हो गई, 22 स्कल में बोन्स होती हैं, जिसमें कि क्रेनियल यानी कि जो ब्रेन वाला पार्ट है वहाँ 8 है, और 12 हैं फेसेस में। अब होता क्या कि इतना बोनी स्ट्रक्चर है, ये इतना भयंकर बोनी स्ट्रक्चर होता है कि काइंड ऑफ हेलमेट की तरह एक्ट करता है ना। और ये जो ब्रेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये बहुत हार्ड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो दोनों के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं होता होगा। जब दोनों के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो इनके बीच में मेनिंजेस होती है। क्या होती है, मेनिंजेस। आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस करके एक रोग होता है, डिजीज होती है। वो जब मेनिंजेस इन्फेक्ट हो जाता है तब मेनिंजाइटिस नाम का रोग देखने को मिलता है, जिसमें वॉमिटिंग, फीवर, ये सब देखने को मिलता है। काफ़ी घातक डिजीज होती है मेनिंजाइटिस। अब ये जो मेनिंजेस लेयर है ये पाई जाती है स्कल और ब्रेन के बीच में। ये खुद 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे बाहर वाली होती है ड्यूरा मैटर, बीच वाली अरेक्नॉइड, और अंदर वाली पिया मैटर। ठीक है, डैप करके याद कर सकते हो, या फिर पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, 3 पर्टिकुलर ये पतली पतली सी आपको ये देखने को मिलेंगे झिल्ली, और इनसे मिलकर बना होता है मेनिंजेस। अब आपको एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि जो ब्रेन होता है, ये हमारा ब्रेन, ठीक है, जब इसकी सर्जरी वगैरह करनी होती है तो इसमें कोई एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार तो ब्रेन की सर्जरी के लिए हो सकता है कि जो पेशेंट है वो पूरी तरह से अवेक है। अवेक है कि मतलब पूरी तरह से जगह, और उसको कोई एनेस्थीसिया भी नहीं दिया गया है, और पेन भी जीरो होता है। पेन नहीं होता है ब्रेन में। ब्रेन में आप कुछ भी चुभो काटो, कुछ पेन नहीं होता है इसमें, क्योंकि जो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे पेन हमें फील होता है वो यहाँ पे ब्रेन में नहीं होते हैं।
वो ब्रेन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका डाउट आ सकता है या आना भी चाहिए, एंड दैट इज कि फिर हमारा सिर दर्द क्यों होता है, जैसे माइग्रेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और वैसे भी हमारा सिर दर्द होता है, तो क्यों होता है? यस, ब्रेन फील्स नो पेन, है ना, ठीक है। क्या हो गया? अरे सॉरी, 14 हो गई है, ठीक है। 22 है तो 8 और 14, ठीक है, 18 14। तो फिर हमारा ब्रेन पेन क्यों फील करता है? तो उसके पीछे का रीजन है यही, ये जो हमारी मेनिंजेस लेयर है ना, यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेन में पेन फील होता है। कुछ और फैक्ट जान लीजिए ब्रेन के रिगार्डिंग, एंड दैट इज ब्रेन इज 2% ऑफ बॉडी का वेट, ठीक है। जो ब्रेन होता है हमारा वो 2% होता है बॉडी वेट का, लेकिन क्या आपको पता है इट कंज्यूम्स, ठीक है, इट कंज्यूम्स 20% ऑफ ऑक्सीजन। तभी अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है हमारे ब्रेन, मतलब हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले जो ऑर्गन इफेक्ट होता है इट इज आर ब्रेन। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई ऑक्सीजनेटेड रहना चाहिए हमेशा। जैसे कि जब हम अनुलोम विलोम आज हम लोगों ने सुबह किया था, में से कितने लोगों ने किया था मेरे साथ हैं, जो हम लोग का सफर सेशन हुआ था, तो स्लाइड भी लगी होगी, देख लेना यहाँ पे, आई थिंक देख रही स्लाइड ठीक है। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, जैसे भस्त्रिका करते हैं या फिर अनुलोम विलोम करते हैं, तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रेन को हमारा पूरे बॉडी का 20% ऑक्सीजन चाहिए, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखें, ठीक है। जैसे अभी आप डीप ब्रीथ लो, आप तुरंत फील करेंगे कि मतलब एकदम रिफ्रेशिंग आपको लगेगा, है ना। तो इट कंज्यूम्स 20% ऑफ ऑक्सीजन। और अगर इसके वेट की बात करें, है कितना इसका वेट, अगर 2% है पूरे बॉडी वेट का, तो रफली इसका वेट होता कितना है? तो वेट देखो इसका मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफर करता है, मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1370 ग्राम्स, ड्यू टू इट साइज होता है बस ये, और 1300 ग्राम, ऐसा नहीं कुछ कम और ज़्यादा होता है, बस थोड़ा सा साइज का अंतर होता है। 1370 ग्राम और रफली 1300 ग्राम फीमेल्स में, ठीक है, समझिए। अब ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जो अग्र मस्तिष्क बोलते हैं दैट इज फोर ब्रेन, एक को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क दैट इज मिड ब्रेन, और तीसरे को बोलते हैं हाइंड ब्रेन या फिर पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये पूरा जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है ये पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन ये जो ग्रीनिश पार्ट है और हिंड ब्रेन ये जो येलोइश पार्ट है नीचे का। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन भी 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, एक तो सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, सबसे बड़ा भाग होता है हमारे पूरे ब्रेन का। फोर ब्रेन का तो होता ही होता है, ओवरऑल भी पूरे ब्रेन का होता है, तो इसको हम बिग ब्रेन भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। और डीप, ये जो आपको क्लेफ्ट है, ये जो बीच में स्पेस है, ये दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है ना, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली इसको डिवाइड कर रहा है दो हाफ्स में। हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड, ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं ये कनेक्टेड है बाई कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो वो लेयर ऑफ सेल्स जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को पूरा कवर करके रखती है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसी को ही हम ग्रे मैटर बोलते हैं। आपने हो सकता है कभी सुना हो, है ना, कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया कि लोगों ने मेडिटेशन किया और उनके ग्रे मैटर में कुछ चेंजेस देखने को मिले। आपने कहीं कहीं से सुना होगा, अगर आप इस तरह की थोड़े से पॉडकास्ट वगैरह अगर आपने सुने होंगे जहाँ पे कोई न्यूरोसर्जन वगैरह इस तरह का कोई आया होगा, तो वो ग्रे मैटर की चर्चा काफ़ी करता है। क्योंकि एक्चुअल में जो सेरिब्रम है वो हमारा एसोसिएटेड है मेमोरी से, लर्निंग से, ठीक है। मेमोरी एंड लर्निंग से एसोसिएटेड है सेरिब्रम। तो अगर हमारी मेमोरी वीक हो रही है दैट मीन कि हमारा सेरिब्रम जो है वीक हो रहा है। तो सेरिब्रम से क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है, यहीं पे आपका ग्रे मैटर होता है, इसीलिए अगर जैसे मेडिटेशन वगैरह कोई परफॉर्म करते हैं तो ग्रे मैटर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर इतनी चीज? सेरिब्रम का फंक्शन सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे। ये सर चलो, तो अब आते हैं थैलेमस पे। थैलेमस जो होता है वो सेरिब्रम के अंदर होता है, जैसे सेरिब्रम है ये बड़ा सा मोटा सा, ठीक है। अब ये मोटा सा जो हमारा ये क्या बोलते हैं ब्रेन आपको दिख रहा है सेरिब्रम, ये फैट है, ठीक है। बट एक चीज़ को ध्यान रखना, आर ब्रेन, ठीक है, ठीक है, डिमांड्स हाफ ऑफ बॉडीज सुगर एनर्जी। समझ रहे हैं आप? शुगर एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज, ऐसे समझ लो, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि अगर हम खाना वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब अगर अपनी बॉडी को ग्लूकोज डिफिशिएंट रखते हैं तो हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता है। बोलते हैं ना भूखे पेट ना होए भजन। तो उसका कारण यही है कि जो हमारी पूरी एनर्जी होती है बॉडी की, ग्लूकोज एनर्जी, शुगर एनर्जी, वो उसका आधा तो सिर्फ ब्रेन ही डिमांड करता है। तो इस वजह से उस केस में भी ब्रेन सबसे पहले इफेक्ट होता है, और हमारा जो बोलते हैं ना दिमाग नहीं चल रहा, हमारा बिना खाए हमारा दिमाग नहीं चलता है, तो इसीलिए होता है, ठीक। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थैलेमस। द सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये क्या होता है, काइंड ऑफ रिले स्टेशन के तौर पे वर्क करता है। रिले स्टेशन का मतलब होता है कि भाई ये किसी से इंफॉर्मेशन ले रहा है एंड देन उसको आगे प्रोसेस कर रहा है। जितने भी हमारे बॉडी के सेंसर्स होते हैं, कितने बॉडी के सेंसर्स होते हैं जरा कमेंट बताइए। स्मेल को छोड़ दीजिएगा बिकॉज स्मेल कोई प्रोसेस नहीं करता है, बाकी जितने हैं जल्दी से बताइए, ठीक है। तो जितने भी बॉडी के जो सेंसर्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है थैलेमस, और उसके बाद ब्रेन का जो काइंड ऑफ बोल सकते हो सेरिब्रम है, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसको भेजता है। तो ये थैलेमस क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है, देन ये सेरिब्रम के पास भेजता है या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास भेजता है। क्लियर थी चीज? तो जितने भी हमारे बॉडी सेंसर्स होते हैं, जैसे कि टच हो गया, सर एनडीए के लिए सफिशिएंट है कृष्णा कुमार, बिल्कुल है भाई। 5 4 मत बताओ मुझे, लिख के बताओ, ठीक है। टच हो गया सेंस,
क्वेश्चन करवाएंगे भी, ठीक है। वो जो इसमें तो ज़्यादा खैर सीडीएस एनडीए में नहीं है, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा भी, ठीक है, जितने भी आए हैं लास्ट में लगे होंगे, ठीक है। टच हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है। और कौन सा बचा? साइट हो गया, ठीक है, जो आप देखते हैं, ठीक। तो ये जितने भी सेंसर्स होते हैं इनमें से आप स्मेल को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सबको इनको क्या करेगा, थैलेमस प्रोसेस करके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचाएगा, ठीक। अब आते हैं फंक्शन ऑफ थैलेमस, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ है, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने फंक्शन ऑफ थैलेमस आपको बता दिया है कि प्रोसेसिंग करने का काम होता है। पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये रटने की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है। सिर्फ आपको ये जो मैंने आपको बताया रिलेशन के तौर पर वर्क करता है, सिर्फ इतना देखना, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ मतलब छुआ और आपको एकदम से पेन हुआ, पेन का सेंसेशन हुआ, यानी आउटर जो सेंसेशन होते हैं वो थैलेमस की वजह से होते हैं। आपने कोई चीज़ छुआ और एकदम से पेन हुआ आपको बहुत ज़्यादा, तो वो थैलेमस उस चीज़ को सबसे पहले क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर उसका सेंसेशन होता है थैलेमस को। अब आते हैं हाइपोथैलेमस को, जो कि हमारा तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है फोर ब्रेन का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, यानी थैलेमस के नीचे। अब जब हमने सेरेब्रम को काट के उठाया तो नीचे देखा थैलेमस है, उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे आपका हाइपोथैलेमस है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेंपरेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, जो इंटरनल बॉडी टेंपरेचर होता है, जैसे कि जब हमें बुखार आ जाता है, जब हमें बहुत जोर का फीवर आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा हाइपोथैलेमस ही वर्क करता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट करना होता है कि अब हम फीवर के केस में एकदम हमारा बॉडी का टेंपरेचर क्यों रेज हो जाता है, क्योंकि जो फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह सब आ गए हैं, वायरस वगैरह, तो उनको मारने के लिए हमारा बॉडी का टेंपरेचर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन करता है, उसके लिए भी हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अर्ज फॉर ईटिंग, एकदम से हमें खाना खाने की जागृति होने लगती है, फिर हमें प्यास लगने लगती है, तो वो सब ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हार्मोन सेक्रेशन में भी इसका काम होता है। पिछले बार जो मैंने पिछले बैच में पढ़ाया था तो उसमें साथ में मैंने हार्मोन्स भी करवाए थे, लेकिन यहाँ पर मैं हार्मोन साथ में नहीं कराने वाला हूँ। जो हमारी अगली क्लास होगी वो पूरी हार्मोन और प्लांट के हार्मोन और प्लांट के जो मूवमेंट है उस पर होगी, ठीक है, अलग से वो क्लास होगी। क्लियर है चीज़, हाइपोथैलेमस का फंक्शन। अब आते हैं मिड ब्रेन पे, जो बीच का ब्रेन होता है। इसके ऐसा कोई पार्ट नहीं पढ़ने, क्योंकि बहुत छोटा सा ही है, सबसे छोटा आप देख सकते हैं मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग मोटर कंट्रोल, पर्टिकुलरली आई मूवमेंट और प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग। आई का जो मूवमेंट हो रहा है, कौन सा पार्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारी आंख की जो पुतली है, क्या हमारे कंट्रोल में है कि कब वो डायलेट होगी, कब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना। तो ये जो मूवमेंट है काइंड ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। जैसे आई मूवमेंट हो गया, विजन और हियरिंग हो गया, ठीक है, जो आपका सुनते हैं और देखते हैं, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये हमारा मिड ब्रेन ही करता है। मिड ब्रेन लोकेटेड कहाँ पे है, बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में, जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे पॉन्स है, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा मिड ब्रेन। पॉन्स क्या है, ये एक्चुअल में हिंड ब्रेन का पार्ट है, यानी कि जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क का जो पीछे वाला ब्रेन है उसका पार्ट है। हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मिडला होता है। जिस तरह से फोर ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसी तरह हिंड ब्रेन जो है पश्चिम मस्तिष्क को भी तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, पॉन्स, सेरिबेलम और मिडला। पॉन्स ये मिडिल पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम का, ब्रेन स्टेम की पूरी जो आप स्टेम देख पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, दैट कोऑर्डिनेट्स द फेस एंड आई मूवमेंट्स, ठीक है। ये फेस और आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, फेशियल सेंसेशन वगैरह में, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे बॉडी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये बोला जाता है कि जब कोई नशे में होता है तो उसका बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है। एक तो यार तुम लोग कॉल इतना करते हो। है क्या ना, वो जो तुम्हारा कॉलिंग नंबर है तो उस पर जो है कॉल्स आती रहती हैं। खैर, तो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम उस केस में इफेक्ट हो जाता है जब कोई नशे में होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा चढ़ा लेता है, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन कर लेता है, तो उस केस में सेरिबेलम जो है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है। इसकी वजह से ही क्या होता है कि किसी को बॉडी पॉस्चर या फिर बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, और फिर क्या होता है इसकी वजह से, उसकी वजह से फिर सुबह वो नाली में मिलता है ठीक है। तो नाली में नहीं गिरना है, तो सेरिबेलम को कंट्रोल में रखना है, सेरिबेलम कंट्रोल में रखना है, तो कभी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है ना। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो मेडुला है वो किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। अब मेडुला क्या है, द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, हार्ट बीट और गैस्ट्रिक सेक्रेशंस। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी काइंड ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेशन जो हमारा श्वसन चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, जो डाइजेशन हो रहा है, ये सब तो अपने आप हो रहा है ना, हार्ट बीट हो गया, ये सब डाइजेशन हो गया, कि हमारे कंट्रोल में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया, ठीक है, तो मैं चाहूँ कि नहीं तुरंत एकदम से डाइजेस्ट हो जाए, नहीं होगा ना, वो अपने हिसाब से होगा, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको मेरू मज्जा बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट पार्ट हैं जिनको हम लोब्स ऑफ ब्रेन बोलते हैं। ये कौन सी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा तो इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए कि ये जो आपको फ्रंट पार्ट देखने को मिल रहा है जो ऑरेंज कलर का, ये फ्रंटल लोब है। ये क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है, स्मेल, स्पीच, ठीक है, कंसंट्रेशन, क्योंकि आपका सेरिब्रम का पार्ट है तो ऑब्वियस बात है कंसंट्रेशन, प्लानिंग, ये सब वो करेगा, मोटर कंट्रोल। देन थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इसी में पैराइटल लोब में आएंगे, पीछे वाली लोब में आएंगे, सेरिब्रम में ही, तो ये टच एंड प्रेशर को फील करेगा, ठीक है, ये टच एंड प्रेशर को। टेम्पोरल लोब में आएंगे जो बीच में आपको देख रही है, तो ये हियरिंग को देखता है, टेम्पररी है ना, शायद चलो टेम्पररी होती है हियरिंग, कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता, तो टेम्पोरल लोब कंट्रोल करती है। क्लियर है। देन ऑक्सीपिटल लोब जो कंट्रोल करती है वो क्या है, आपका विजन कंट्रोल करती है, ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे है, और सेरिबेलम तो हम देख ही चुके हैं। अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। देन इसके बाद हम आते हैं किस पे, स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं, ठीक है।
एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। मोटर कंट्रोल क्या है? मोटर कंट्रोल है जैसे बैलेंस वगैरह, उसी को मोटर कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, मोटर कंट्रोल वो तुम्हारी पानी वाली मोटर नहीं है। मोटर कंट्रोल का मतलब है जो बैलेंस वगैरह, बैलेंस एंड पॉस्चर से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जो काइंड ऑफ मूवमेंट होता है आपका, तो उसको बोलते हैं मोटर कंट्रोल, मूवमेंट से एसोसिएटेड होता है जो। ठीक है, सिमरन जी आई थिंक क्लियर हो गया, सनातनी जी आपका भी क्लियर हो गया है। रवीश कुमार का पिक क्यों है, तो आगे पता चलेगा। सोमैटिक नर्व सेल्स क्या होती हैं पढ़ाएंगे भाई, अभी लेक्चर कंप्लीट थोड़ी ना हो गया, अभी बुक में कहाँ है क्या चीज़। सर जूम करो। चलो, रेस्पिरेशन में क्या चीज़, अभी जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वेलाई में जाके, वो तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एल्वेलाई में जाके तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। अब आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, क्योंकि दो पार्ट हमने पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक तो ब्रेन था और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड था। तो हम दूसरे पे आ गए हैं भैया, पीछे हो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड ये है आपकी, है ना, ये क्या है, इन्हीं को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ये पूरा क्या नोटोकॉर्ड है, अभी हम एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रेज है हमारी। तो एक्चुअली पूरी स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं, मतलब इसको सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सर्वाइकल पार्ट या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रे, बीच वाले को बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे, और नीचे वाले को बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे। फिर सबसे नीचे आता है सैक्रम और उसके नीचे होता है कॉकिक्स। अब ये सबसे पहला वाला पार्ट देखिए, सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ हो सकता है जिक्र किया हो कि मुझे सर्वाइकल हो गया है ना, क्योंकि मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने इतना पेन था कि अभी मुझे वॉली नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, तो किस लिए ऐसा था और मतलब क्यों सर्वाइकल उसको बोलते हैं, क्योंकि वो सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में है। क्योंकि नेक में जहाँ पीछे पेन होता है तो ये सर्वाइकल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें पेन होता है तो इसलिए इसको सर्वाइकल पेन बोलते हैं, क्योंकि सर्वाइकल पार्ट है। देन इसके नीचे थोरैसिक है, देन लंबर है। ठीक है, ये सैक्रम है, और इसके जस्ट नीचे सबसे नीचे कॉकिक्स बोन है। ये एक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेस्टिजियल पार्ट है। वेस्टिजियल पार्ट वो होते हैं कि जिनको अगर हम बॉडी से हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ऐसा बहुत ज़्यादा कोई मेन फंक्शन है नहीं। जैसे कॉकिक्स, माना जाता है कि जो हम इवॉल्व हुए हैं, है ना, होमो सेपियन से, तो पहले हम बंदर हुआ करते थे, तो बंदर की जो पूंछ हुआ करती थी हमारी, वही धीरे 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 छोटी होते कॉकिक्स बोन बन गई, जो एकदम बेस, एकदम टिप पे होती है ये ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वेस्टिजियल ऑर्गन के और जैसे हमारे पार्ट हो जाएंगे, जैसे अपेंडिक्स, है ना, आपने सुना कोई काफ़ी लोग ऑपरेशन करवाते हैं अगर उनको दिक्कत होती है तो, क्योंकि हट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती है अपेंडिक्स। ठीक है, और जैसे कि ईयर में जो पिन्ना होता है, ठीक है, वो पार्ट हो गया। तो ये इनके कुछ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं हमारे। ठीक है, बीच में जो ये होती है इसको हम डिस्क बोलते हैं। इसी की अगर बल्जिंग हो जाती है तो डिफरेंट तरह की हमें डिजीज देखने को मिलती है। जैसे आपने सुना होगा साइटिका आपके घर में हो सकता है, हो किसी को, या फिर आपने सुना हो कि भाई साइटिका है, खासकर अडल्ट्स को होती है आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50, जहाँ पे होता यह है कि आपका पूरा मतलब कमर से लेकर पूरा नीचे पैर तक दर्द करता है। नीचे पैर तक क्यों दर्द करता है वो हमें बताएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों दर्द करता है, क्योंकि पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और उससे जितनी भी नसें जा रही हैं, ठीक है, जितने भी नर्व्स जा रही हैं, ये क्या करती हैं, ये उस पेन को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बल्जिंग हो गई है, तो उस पेन को यहाँ से कहाँ, यहाँ तक ट्रैवल करवाती हैं, हाथ तक, पैर तक। यूजुअली वो जो साइटिका होता है वो कमर से, क्योंकि वो नीचे वाली जो नर्व्स होती हैं उसको अफेक्ट करता है। तो जब आई थिंक L3 L4 जो हमारा यहाँ पर होता है, L3 और L4, ठीक है, लंबर वर्टिब्रे L3 एंड L4, यहाँ पर जब बल्जिंग होती है तो वो आपका पैर तक जाता है नर्व्स, तो पैर तक वो पेन ट्रैवल करता है। क्यों ट्रैवल करता है, नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ सर, हाँ वो यही होता है आपका L1 L2 जो लिखा हुआ है, ये L1 L2, ठीक है, ये L1 है, देन ये L2 है, L3 L4, तो ये लंबर वर्टिब्रे होते हैं आपके ये। यस, ठीक है, चलो भाई तो आगे बढ़े अभी। स्पाइनल नर्व्स, हाँ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि टोटल हमारी कितनी नर्व्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ध्यान रखना, टोटल 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होता है, जो सर्वाइकल पार्ट है, यहाँ से 8 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, 8 पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ से निकलती हैं, 12 जो पेयर्स हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ से निकलती हैं थोरैसिक वर्टिब्रे से। लंबर जो वर्टिब्रे यहाँ से 5 पेयर ऑफ, पेयर का मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, 2 पेयर का मतलब आई थिंक सभी को पता होगा 2, ठीक है। सैक्रम से अगर बात करें तो 5 यहाँ से, और एक होता है हमारा कॉकिगियल। तो 8 12 8 20 25 5 30 31, तो टोटल स्पाइनल नर्व्स का पेयर कितना होता है, स्पाइनल नर्व्स पेयर्स कितने होते हैं, टोटल 31 होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाती हैं फ्रॉम या तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन टू द ब्रेन, या फिर ब्रेन से लेकर हमारे टू द डिफरेंट ऑर्गन। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ साइटिका का प्रॉब्लम है, तो साइटिका में क्या हो रहा है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो डिस्क की बल्जिंग हो गई है, वो पेन ट्रैवल करके जा रहा है पैर तक, ठीक है। तो अभी वो चलो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि एक सेकेंड रुकिएगा। ये जो पूरा आपका पार्ट है ना, ठीक है, जो पूरा ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में PNS लिख रहा हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक को बोलते हैं यहाँ पर ऑटोनॉमस। सोमैटिक और ऑटोनॉमस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वॉलंटरी, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होता है। अगर आपको याद हो तो जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने 3 टाइप की मसल सेल्स पढ़ाई थी, हम लोगों ने देखी थी, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। तो वॉलंटरी किसको बोला जा रहा था, जो हमारे कंट्रोल में कौन थी, बताइए कमेंट में कौन सी थी? स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल में हमारी जो वॉलंटरी मसल सेल्स थी वो थी स्केलेटल वाली, बाकी दोनों इनवॉलंटरी थी। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा होता है इनवॉलंटरी। अभी कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है सेंसरी,
सेंसरी नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका मोटर नर्वस सिस्टम, ठीक है, मोटर नर्वस सिस्टम। अब ये सेंसरी नर्वस सिस्टम या फिर सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन से सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं, इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं। वही मोटर नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये सीएनएस से दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं। जैसे कि मैंने जो साइटिका वाली आपको प्रॉब्लम बताई, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही तो पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां से इन्फॉर्मेशन जा रही है ना बॉडी ऑर्गन तक, वो पेन ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? इसको हम एफरेंट नर्व्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो नर्व्स इनको कैरी करके ले जाती हैं फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन्स, इनको हम एफरेंट नर्व्स, मोटर नर्व्स या फिर एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। और ये जो बॉडी ऑर्गन से सीएनएस तक पहुंचाती हैं इनको हम एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि बॉडी ऑर्गन से सीएनएस तक कैसे, बॉडी ऑर्गन से सीएनएस तक कैसे कि जैसे कि मतलब हम कोई चीज़ छूते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ छुई तो ये बॉडी से एकदम हमारा यहाँ तक लेके गया। जिस तरह से हमें काफ़ी सारे सेंसेशंस होते हैं, सेंसेशन होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें कोई चीज़ बहुत गर्म लगी एकदम से, ठीक है, तो कोई चीज़ जब बहुत गर्म लगी तो वो एक्चुअल में जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं दैट इज एफरेंट नर्व्स हैं, वो हमारे इन्फॉर्मेशन को लेके गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब इसका पूरा पाथवे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ट्रैवल करता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर्स, हीट और पेन के जैसे कुछ किसी भी चीज़ को हम छूते हैं तो हमें चीज़ का पता चलता है, देन उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है फ्रॉम दी हम बोल सकते हैं कि सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है। तो कैसे जाती है? तो यहाँ पर पहली बात हमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो पेन के रिसेप्टर्स इन सब के होते हैं जो हमारे ब्रेन में नहीं होते हैं, तभी हमारे ब्रेन को पेन फील नहीं होता है। मैंने शुरुआत में बताया था आपको। ये ट्रैवल करके जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन आपको पता है कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है। सिर्फ न्यूरॉन सेल्स का नहीं बना हुआ है, एक और तरह की सेल्स होती हैं जिनको ग्लिया सेल्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो कि एक्सन में जो माइलिन शीट आप देखते हैं तो माइलिन शीट पूरा ग्लिया सेल्स का ही बना होता है। ये न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ले जाएंगे कहां तक? ये ले जाएंगे, आपका मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन तक। देन ब्रेन से रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन क्या है? जिसने की इन्फॉर्मेशन पिछले वाले न्यूरॉन से ली और यहां से ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है एफेक्टर, ये एफेक्टर है जो सीएनएस से बॉडी ऑर्गन तक, सीएनएस से बॉडी ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। ये रिसेप्टर है, ठीक है, जिसको हम एफेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एफेक्टर मतलब ए वाला, ए डबल एफ, ठीक है। तो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, देन आपका सीएनएस में जाएगा, सीएनएस से रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन। क्लियर इतनी चीज? ठीक। अब ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सोमैटिक और ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आप, ठीक है, अपने आप जो है ये अपने आप क्या कर रहा है? ये काइंड ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही काम कर रहा है। अब ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है सिंपैथेटिक, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसमें अंतर क्या होता है? तो सिंपैथेटिक होता है हमारा, जैसे कि अगर मैं सिंपैथेटिक को बोलूं तो फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट वाली जब सिचुएशन आती है। कैसी सिचुएशन? जैसे कि रवि शास्त्री जी इस पिक्चर में जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ सिचुएशन होती हैं ऐसी, है ना, कि एकदम बोल सकते हैं कि डर का माहौल, ठीक है। तो जब इस तरह का डर का माहौल होता है तो आपका क्या होता है कि एकदम या तो फ्लाइट, या तो भागो या तो लड़ो। तो एकदम से जब बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम पसीने छूट जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, गला सूख जाता है और डाइजेशन रुक जाता है। जैसे कि एग्जाम से जस्ट पहले की सिचुएशन होता है, यही एग्जाम से जस्ट मतलब इतनी सिचुएशन होती है लोगों की भाई वो ये तक में उतारू हो जाते हैं। जैसे कि खासकर यूपीएससी में आपको ये काफी देखने को मिलेगा, सिविल सर्विसेज में पढ़ते रहेंगे, साल भर पढ़ते रहेंगे एग्जाम से जस्ट पहले, बट इस बार अटेम्प्ट नहीं देंगे। और लॉजिक क्या बिठाते हैं? लॉजिक ये बिठाते हैं कि एक अटेम्प्ट बचा लेंगे और उसका अभी अच्छी से तैयारी नहीं हुई तो एक अटेम्प्ट बचा लेंगे, वो लॉजिक ये देने लगते हैं। अब एसएससी में क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट तो लिमिटेड होते नहीं है तो यहाँ पर वो लॉजिक दे नहीं पाता है ब्रेन आपको, लेकिन सिविल सर्विसेज में काफी चलता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में काफी ये चीज चलती है, ठीक है, कि भाई अभी अटेम्प्ट बचा लेते हैं। तो ये सिचुएशन हो जाती है कि जब आपका एकदम गला सूख जाता है, आपका एकदम, है ना, पसीने छूट जाते हैं, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। क्यों डाइजेशन वीक हो जाता है? क्योंकि सारा ब्लड तो आपका बाकी ऑर्गन्स में चला गया है, हार्ट में, हार्ट की तरफ मतलब वो जा रहा है, तो वो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस तक पूरा ज़्यादा ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको फाइट या फ्लाइट करना है। तो अभी डाइजेशन का काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सिचुएशन नहीं है। खाना तो बाद में पच जाएगा, मेन चीज़ क्या, भी लड़ाई करनी है, फिर भागना है। तो पूरा जो हमारा ब्लड है वो बाकी ऑर्गन्स तक चला जाता है और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफ़ी कम मतलब खाना मिलता है। तभी आपने देखा होगा कि भूख नहीं लगती एकदम से, है ना। जैसे अभी मुझे याद है कि जब बोर्ड्स के एग्जाम थे, 12 बोर्ड्स के, है ना, तो दोपहर में एग्जाम थे तो खाना खा के जाते थे, और मुश्किल से 2 रोटी जाती थी अंदर, मुश्किल से, वो भी, ठीक है। जल्दी कॉपी खुली और खासकर मैथ्स वाले में तो और ही हालत खराब होती थी। तो ठीक है, तो नोटबुक खुली हुई है और खाना भी खा रहे हैं, एक रोटी मुश्किल से गई, दूसरी तो भैया आधी छोड़ के चले गए, मम्मी बोल रही 2 तो खा के जाओ। तो वो हालत होती है ना, क्योंकि आपका डाइजेशन जो है एकदम वो जा चुका होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक होता है जहाँ पे काइंड ऑफ इसको हम बोलते हैं, आई थिंक क्या परानुकंपीय बोलते हैं, आई थिंक क्या हिंदी में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जैसे इसको फ्लाइट एंड फाइट, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं कि आराम कर रहे हैं और आराम से डाइजेशन काम कर रहा है। जैसे कि आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट के जस्ट बाद की सिचुएशन नहीं, वहाँ पे भी एकदम धड़कनें तेज होती हैं, हो अब मतलब सबके कॉल्स आएंगे, ये वो सारा कुछ जो आपने सोच के रखा होता है, उसके तुरंत बाद नहीं, कुछ दिनों बाद, 5 जैसे हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने बाद 2 महीने बाद, आराम से, कोई चिंता नहीं, आराम से लेटे हुए हैं, मस्त, है ना, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, डाइजेशन आराम से प्रॉपर चल रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक है। काम दोनों ही अपने आप हो रहे हैं। फाइट और फ्लाइट वाला भी एकदम से रिस्पॉन्स आता है, इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, हार्मोन्स वाले में, ठीक है। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट का देखते हैं यार, कल नहीं हुआ तो ज्योग्राफी की क्लास कर लेंगे, मतलब जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए उसकी क्लास, भी काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे क्योंकि स्टेनो का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, हाँ 10 तारीख से आई थिंक, तो फिर इंपॉर्टेंट है कि मैं उससे पहले ही सारी चीज़ें खत्म करवा दूँ, तो इसलिए बाकी देखते हैं, आपको शेड्यूल मिल जाएगा, है ना।
ठीक है, तो फ्लाइट और फाइट और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट हो गया। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक, किस तरह से रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है, ठीक है, किस तरह से कुछ चीज़ें मुंह को आ जाती हैं और किस तरह से डर का माहौल बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट तो नहीं। अब कुछ हमारी डिजीजेज होती हैं, ठीक है, डिजीजेज इन ब्रेन, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है, जो मेनिंजेस को अफेक्ट कर देती है, ठीक है, मेनिंजाइटिस। और होती है जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, आपने सुना होगा अल्जाइमर्स डिजीज, ये कब होता है? तो अल्जाइमर जो है ये डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। डीजेनरेटिव का मतलब है कोई आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ इस तरह से, वो धीरे 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 विद एज कुछ लोगों का ब्रेन जो है डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देता है। डीजेनरेटिव इसको बोलते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर। अपनी कैपेसिटीज खोना शुरू कर देता है, मतलब अपनी वही कैपेसिटीज जो है खोना शुरू कर देता है जो ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन रिच फूड खाने चाहिए, इसीलिए हमें क्या आते हैं ब्रेन रिच फूड में, बताएंगे कमेंट में। तो डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से ही हमें क्या होने लगता है, डिमेंशिया होने लगता है। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया इज लॉस ऑफ मेमोरी, समझ रहे हैं आप? तो डिमेंशिया एक स्टेट है, डिजीज नहीं बोल सकते, डिजीज तो अल्जाइमर है जिसकी वजह से डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी। अच्छा, आपने सुना होगा अमनीशिया भी लॉस ऑफ मेमोरी होता है। व्हाट इज लॉस ऑफ स्लीप? लॉस ऑफ स्लीप को क्या बोलते हैं? बट अमनीशिया और डिमेंशिया में अंतर है। अमनीशिया तब होता है जब ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है। अमनीशिया भी आपका यही होता है, मतलब काइंड ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, और बाकी जो हमारे मोटर सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, बट इट इज ड्यू टू इंजरी। वो क्या हो रहा था, अपने आप ब्रेन डीजनरेट कर रहा था, ठीक है, ड्यू टू इंजरी। और हमारे ब्रेन रिच फूड हैं जैसे कि ओमेगा 3। ओमेगा 3 किसमें मिलता है? एक तो फिश ऑयल तो होता है, लेकिन क्यों बेचारी मछली का तेल निकालोगे हैं? तुम्हारा कोई तेल निकाल के पिए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो फिर फ्लेक्स सीड, जो हमारे अलसी के बीज होते हैं, हमारे गांव में इसको बिजरी बोलते हैं, ठीक है। तो अलसी के बीज हो गए, ठीक है, इन इंग्लिश वी कॉल दैट फ्लेक्स सीड्स, सुनने में अच्छा लगता है। और चिया सीड्स हो गई हमारे, और जो वॉलनट होता है, अखरोट होता है, उसमें भी ओमेगा 3 होता है। तो ये सब जो होता है, जो ओमेगा 3 फूड्स हो गए, ये काफ़ी अच्छे होते हैं ब्रेन के लिए। हमारा यहाँ तक कि जो वॉलनट होता है, अखरोट होता है, वो ब्रेन के शेप का ही होता है पूरा, अगर आपने देखा हो ना, इस तरह से पूरा दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड राइट, राइट। चलिए भैया ये क्वेश्चन कर लीजिए जरा, यूपीएससी में पूछा गया, थिंक सीडीएस या सीएपीएफ में, और ये पूरा पाथवे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से। आज का क्लास इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंसोम्निया, यस, इंसोम्निया इज लॉस ऑफ स्लीप। अश्वगंधा, एग, डार्क चॉकलेट। एग तो नहीं यार, एग तो उतना अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से। एग तो भाई प्रोटीन सोर्स होता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए नीडेड होता है। चलो, वही लेफ्ट, रजनीकांत, वही लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो मैंने दिखाया नहीं था, जो सेरिब्रम हमारा डिवाइडेड था लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, वही चीज़ है वो। क्रैब में मिलते हैं, उसको बेचारे खाओगे, मतलब नॉन वेज ही तुम्हारा बिना काम नहीं चलता, तुमको मारे खाएं फिर हम तो। ये सब नॉन वेज में मत खाया करो, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर इन्वॉल्वड इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज विच द फॉलोइंग सीक्वेंसेज करेक्टली रिप्रेजेंट्स आर रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या रिफ्लेक्स आर्क को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन लेगा, ये तो सब में कॉमन है। इसके बाद हमारा सेंसरी न्यूरॉन लेगा। भैया मोटर न्यूरॉन तो इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन से लौटते हुए आएगी तब मोटर न्यूरॉन आएगा, तो मोटर न्यूरॉन पहले नहीं, पहले तो सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद रिले न्यूरॉन नहीं भैया, उसके बाद तो पहले ब्रेन में जाएगी ना, ब्रेन जो है फिर अगले न्यूरॉन जिसको रिले न्यूरॉन बोलेंगे उसको देगा इन स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन अंडर इफेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अब हम कर लेते हैं किसके क्वेश्चन, एसएससी क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी में तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए इस पर। चलो, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल दैट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो उस कोशिका की पहचान करना है जो लंबी और शाखित होती है। नर्व सेल, कॉलमनार एपिथेलियल सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड सेल। तो क्या होता है सर, वो जो गट होता है ना, गट फीलिंग, जो गट ब्रेन आप बोलते हैं, वो एंट्रिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना, कि भाई हमारा गट फीलिंग ऐसी आ रही थी, तो वो एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लॉन्ग एंड ब्रांच क्या होती है? नर्व सेल होती है, जो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी बताइए? तो लॉन्गेस्ट सेल होती है और मेल्स में सबसे बड़ी सेल भी होती है। व्हाइट ब्लड सेल कैसी होती है? डब्ल्यूबीसी, सॉरी रेड ब्लड सेल कैसी होती है? आरबीसी। ये मेच्योर होने पे विदाउट न्यूक्लियस रहती है, यानी इसमें न्यूक्लियस चला जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये खत्म कहाँ होती है? स्प्लीन, स्प्लीन में खत्म होती है। 120 दिन का टाइम पीरियड होता है। हीम नाम का कंपाउंड होता है, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है नंबर में, ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स डिफेंस में काम करती है, इनको इराइथ्रोसाइट बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, डिफेंस में काम करती हैं, ठीक है। डिफेंसिव यानी कि बैक्टीरिया वगैरह इन सबको किल करने का काम होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। इनके सर्टेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा योसिनोफिल हो गया है ना, बैसोफिल हो गया, मोनोसाइट्स हो गए। द वर्टिब्रे आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। तो वर्टिब्रे किसका पार्ट होते हैं? तो वर्टिब्रे इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम किसमें देख रहे थे? वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड में देख रहे थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर। तो आपको पेंसिल उठानी है फ्लोर से, जमीन से, तो हाइपोथैलेमस तो भैया इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा था। इनर बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ और क्या रेगुलेट कर रहा था? सेंसेशंस हो गए हमारे किसी तरह के, या फिर हमारा किसी तरह का हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ठीक है, हंगर हो गया यानी कि भूख और प्यास। सेरिबेलम जो होगा इसका सही आंसर होगा। सेरिब्रम तो मेमोरी के और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। क्रेनियम तो हमारी क्या होती है? नर्व्स। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि हमारी नर्व्स निकलती हैं, बताया था ना, नर्व्स निकलती हैं, उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्व्स यहाँ से भी निकलती हैं, ब्रेन से भी, इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्रेनियल एसोसिएटेड विद द ब्रेन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन। छोटा ब्रेन किसको बोलते हैं? तो ये भी वहाँ पे लिखा हुआ था, शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन वहाँ पे पीपीटी में स्लाइड में लिखा हुआ था, ठीक है। लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं? तो लिटिल ब्रेन बोलते हैं सेरिबेलम को, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो उसी के शेप का थोड़ा थोड़ा दिखता है, उसी के शेप का होता है, तो ऐसा लिटिल ब्रेन, छोटा मस्त है ना, छोटा ब्रेन, जैसे नाना पाटेकर बोलता था पीछे मत मारो, छोटा ब्रेन होता है।
पीछे यानी कि सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है हमारा पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, और छोटा ब्रेन है ना, तो इसी वजह से है ना, अपने मूवी देखी होगी नाना पाटेकर जिसे बोलते हैं पीछे मत मारो, छोटा ब्रेन होता है। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? रिप्स, सेरिब्रम, पॉन्स, थैलेमस। तो रिप्स तो पार्ट ही नहीं होता ब्रेन का, तो सही आंसर होगा यहाँ पे सेरिब्रम इज दी सबसे बड़ा वाला पार्ट। बी फॉर हैप्पीनेस। अच्छा बी फॉर हैप्पीनेस, अच्छा ये बी फॉर हैप्पीनेस कब से हो गया भाई? आर ब्रेन मेनली डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, तो किन फूड पे डिपेंड करता है? फैट एंड प्रोटीन, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, ओनली फैट या फिर ओनली ग्लूकोज? तो इसको ग्लूकोज चाहिए भर भर के, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाफ ऑफ द बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, शुगर, वो इसी को चाहिए होता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन? आप सीधी लाइन पे नहीं चल रहे हैं, मतलब आपने चढ़ा रखी है, आपने चढ़ा रखी मतलब आपका सेरिबेलम जो है डगमगा गया, डोल गया ये, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 8। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ, तो हंगर, थर्स्ट, ये सब किससे एसोसिएटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, यस। क्यों? क्योंकि फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और ये सारा कुछ हाइपोथैलेमस से ही तो एसोसिएटेड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड वन ऑफ द सेवरल कंडीशंस दैट कॉज डिमेंशिया, अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ मेंटल फंक्शंस रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस? तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिसीज, अमनीशिया या फिर कंकशन? तो भाई स्किज़ोफ्रेनिया भी डिजीज होती है एक तरह की, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसे? तो जैसे हम जब बोलते हैं है ना, डिस्प्रेशन में चले गए हम, डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, या एंग्जाइटी हो रही है, तो ये ऐसा नहीं कि कोई ब्रेन में मतलब फिजिकली कोई है, जैसे मान लो हमारा थॉट आ रहा है, थॉट के जैसे हम एकदम समझ रहे हो, तो ये सब कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं ना, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। तो ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया भी थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहां पर आप मतलब आपकी पर्सनालिटी डुअल पर्सनालिटी हो जाती है, ठीक है। डुअल पर्सनालिटी, जैसे आपने अपरिचित मूवी देखी है, जिसमें वो कभी एकदम से भोला भाला बन जाएगा, एकदम से गुस्सा हो जाएगा, तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो। अल्जाइमर डिजीज का सही आंसर होगा। अमनीसिया मैंने आपको बताया था डीजनरेटिव डिसऑर्डर नहीं है, ये आपको कोई इंजरी हो गई ब्रेन में तो उसकी वजह से होता है, ठीक है, इंजरी की वजह से। Question number 10. In 1873, who published the first photograph of nerve tissue stained with the black reaction technique describing a whole nerve cell? ग्लेंटर ब्लॉबेल, कैमिलियो गोल्गी, विलियम हार्वे या फिर पॉल एनरिच? ठीक है सर, स्फेनोपलाटीन गैंग्लियोनरी क्या लिखा हुआ है? ये डिजीज़ के बारे में हमें नहीं पता, रजनीकांत सोनू जी, नहीं पता है इसके बारे में हमें, हम न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है हम, ठीक है। तो फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू, तो ये कैमिलो गोल्गी ने, याद है, ब्लैक इंक रिएक्शन, याद है, ब्लैक रिएक्शन टेक्निक से कैमिलो गोल्गी ने, और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। विद होम डिड कैमिलो गोल्गी रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1906? 1906 में नोबेल प्राइज किसके साथ मिला इनको? अलेटी के साथ, लोम्ब्रोसो के साथ, मर्चिया फावा के साथ, या काजल के साथ? काजल के साथ, ठीक है, सैंटियागो रामन काजल। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शंस लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न? तो थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी से कौन एसोसिएटेड है? सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस, टेम्परेचर रेगुलेशन, इनर बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारा थर्स्ट और हंगर होता है। विच लोब ऑफ ह्यूमन बॉडी एसोसिएटेड विद हियरिंग? तो सुनने से, हियरिंग से कौन सा एसोसिएटेड है भाई? हियरिंग से। तो हमने कैसे याद किया था? हियरिंग टेम्पररी होती है, हियरिंग टेम्पररी बेसिस पे होती है, तो टेम्पोरल जो लोब है वो एसोसिएटेड है। ऑक्सीपिटल लोब से तो जो विजन है, जो पीछे वाला, वो एसोसिएटेड है, ऑक्सीपिटल लोब, है ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटर कंट्रोल? अगेन मोटर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मोटर कंट्रोल का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम, दैट इज आवर लिटिल ब्रेन, ये तो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 16th, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी? इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? मेनिंजिस तो लेयर होती है, थैलेमस भी कंट्रोल नहीं करेगा, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिब्रम? तो सेरिब्रम आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ, ठीक है, हार्मोन का क्वेश्चन है, अब इसके आगे हार्मोन के आई थिंक क्वेश्चन होंगे, हार्मोन और ग्लैंड, तो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हार्मोन और ग्लैंड जो है ये हम कल पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में नहीं। आज का लेक्चर छोटा सा लेक्चर हमारा यहाँ पर होता है खत्म, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की दिक्कतें रहती हैं कि सर थोड़ा सा हैवी हो जाता है, खासकर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हैवी ना रखते हुए लाइट लाइट लेके चलते हैं अभी, ठीक है। तो कल देखते हैं, कल आप पहले मुझे कमेंट में बताइए जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि कल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर लिए जाएँ क्या प्रैक्टिस, या फिर कल हार्मोन वाला करके ऐसा करते हैं शाम को प्रैक्टिस कर लेते हैं कल, ठीक है। जय सैनी, तो मतलब वो चीज़ ऐसी ऑब्वियसली चीज़ पूछते जो पढ़ा चुका होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? क्यों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉर्पस कैलोसम, सर ये आप हो गया अच्छा बेटा, हम मतलब फेस रिवील नहीं कर रहे हैं और ऐसे फोटो लगा देंगे, हैं? इतने सस्ते में तो फेस रिवील नहीं करने वाले चढ़ा मतलब कुछ ना कुछ तो सगुन में लेंगे ही। ये फिर कर लो जॉब कल ही करते हैं, ठीक है। कल अगला लेक्चर भी करेंगे, छोटा सा वो भी लेक्चर होगा, जिसमें कि हार्मोन्स पढ़ेंगे और थोड़ा प्लांट मूवमेंट पढ़ेंगे, छोटा लेक्चर होगा। और शाम को करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, 200+ क्वेश्चंस हैं जो आए हैं एमटीएस के एग्जाम में, मस्त रिवीजन हो जाएगा अपना कल, ठीक है। तो पॉलिटी पूरा रिवाइज कर चुके हैं, वो करेंगे, फिर पता है स्टेनो का पेपर होगा, फिर स्टेनो से भी रिवाइज करेंगे अपन लोग, जो भी पेपर होंगे, फिर सीजल का मेंस होगा, तो मतलब तुम्हारे सीजल 2025 तक तुमको एकदम, है ना, एकदम कठोर बना देंगे, तुम कोई भी क्वेश्चन देखते हुए खड़ाक से उड़ाओगे सीधा, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। इतने क्वेश्चन करवा देंगे तुमको, मतलब ये तो कर ही रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, ये तो हो ही रहे हैं जो अभी तक आए हैं, ठीक है। अभी तक इसके आगे जो एकदम लेटेस्ट आपने देखा, एमटीएस का भी 2 दिन पहले ही आंसर किया है हमने, पॉलिटी कर लिया आंसर, वो तो मैंने पूरी आंसर की आपको दे दी है, वो भी मॉक फॉर्मेट में, तुम प्रैक्टिस करना चाहो, ई बुक अवेलेबल है परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर, जिन लोगों को नहीं पता है बता दूँ, ठीक है। परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर ई बुक अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके वो पूरे मैंने डाल दिए, जिसको जो प्रैक्टिस करना कर सकता है, ठीक। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ, पॉलिटी करवा दिया है, कल ज्योग्राफी करेंगे, फिर सारे से बायो भी खत्म तब तक हो जाएगी, बायो फिर करेंगे, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स मैं करवा दूंगा, आगे तुम देख लेना जैसे जैसे सब्जेक्ट होता जाए, क्योंकि मैं वेट नहीं कर पाऊंगा सब्जेक्ट खत्म होने का, क्योंकि स्टेनो और सीजल मेंस का पेपर है इसलिए, ठीक है। क्लियर भाई, जो चीज़ बुक में नहीं है तो उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए अलग से। अब मैं क्या बोलूँ, बुक में क्या मैं लिख दूँ आके, क्या है वो पिछले बैच के नोट्स हैं, अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा ही,
तो वो चीज़ आपको नोट करना ही पड़ेगा। अब जब 4.0 आएगा तो उसमें भी हो सकता है कुछ चीज़ें इक्का दुक्का एक्स्ट्रा वहाँ पे मैं बताऊँ, ठीक है। अब मैं क्यों साल में 2-3 बैच नहीं बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, लोग तो आपने देखा होगा ना कि साल में एटलीस्ट कम से कम 2 बैच तो आते हैं लोग, जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये पहली बात तो किसी पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। मेनिंजेस और थैलेमस तो होने से रहा। इमोशनल रिएक्शन, ठीक है, इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो ये हाइपोथैलेमस ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर की पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि लिंक्ड होते हैं, वो उससे भी लिंक्ड होता है, सेरिब्रम से भी। सर क्लास की पीपीटी दे देंगे, क्लास की पीपीटी दे देंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे, सीता कहाँ गई, कौन सी सीता कहाँ गई।